और हर बार ऐसे हमें सांकेतिक उपवास आयोजित करने पड़ेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। इस चीज को पूरी तरह से रोकने के लिए तमाम जनता को एकजुट होना ही होगा। धन्यवाद साथियों। आरटीआई लगा करके तमाम जानकारियां जुटाने में लगे रहे। इस जानकारी जुटाने के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि जिस जमीन को रेलवे का नाम दे करके वहां से गरीबों को हटाने की बात की जा रही है, असल में उस जमीन का मालिकाना रेलवे के पास है ही नहीं। और रेलवे जितना इस बात को कह रहा है कि हमारी जमीन, और जब उनसे कहा कि आप इस जमीन पर अपने मालिकाने के जरा दस्तावेज पेश कर दीजिए, तो कुछ नक्शों के अलावा वो कुछ भी नहीं दिखा पाए कि ये जमीन हमारी है। वहीं जो हमारी अदालत है, अदालत ने तमाम अपने जो आदेश दिए उसमें जो विदेशी आक्रमणकारियों से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर भारत सरकार के मालिकाने को इस जमीन पर उनका मालिकाना तो दिखा दिया, लेकिन करीब 150 सालों से 200 सालों से वहां पर जो जनता रह रही है, 8-10 पीढ़ियां वहां पर जनता की बीत गई हैं, उसको वो मालिक नहीं मानती है। बड़े शर्म की बात है दोस्तों। इस बात पर तो इनको शर्म आनी चाहिए कि इतने सालों से जो मेहनत करने वाली जनता है, ये उसको मालिक नहीं मानते हैं। कि चंद जो लुटेरे हैं उनको मालिक मानते हैं, और जो मेहनत करने वाली जनता है उनकी नजर में बस एक भीड़ है, एक अतिक्रमणकारी है। ऐसे में निश्चित तौर पर कार्यभार बन जाता है सोचने का कि ऐसे शासन प्रशासन के खिलाफ, ऐसे शासन प्रशासन की जो मानसिकता है, ऐसी जो सोच है, उसके खिलाफ ये जो हल्द्वानी की जनता है या रुद्रपुर की जनता है, यही नहीं पूरे देश भर की जनता को सोचना होगा कि आज हल्द्वानी में अगर लोगों को उजाला जा रहा है, तो ये नजूल और जो अतिक्रमणकारी जो जनता है, ये सिर्फ हल्द्वानी में नहीं है, ये पूरे देश में है। आज हल्द्वानी की बारी है तो कल रुद्रपुर की बारी है, तो कल जसपुर की बारी है, और ऐसे एक के बाद एक कहीं ना कहीं बारियां आते रहेंगी। अगर इस बारी को रोका नहीं गया तो ये बारियां चलती रहेंगी और हर बार ऐसे हमें सांकेतिक उपवास आयोजित करने पड़ेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। इस चीज को पूरी तरह से रोकने के लिए तमाम जनता को एकजुट होना ही होगा। धन्यवाद साथियों। आज यहाँ पर एक सांकेतिक उपवास तमाम संगठनों के द्वारा आयोजित किया गया है। आज ये उपवास आयोजित करने का हमारा कोई शौक नहीं था या हमें कोई ऐसी खुशी नहीं है कि हम यहाँ पर उपवास करने के लिए मजबूर हुए हैं। ऐसा हमें कोई खुशी नहीं है, बल्कि मजबूर होकर के हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा है। और ये मजबूरी जो उत्तराखंड की सरकार है, तमाम उसका अमला है, उसने मजबूरी हमारे सामने पैदा की है। साथियों, लंबे समय से हिंदुस्तान में जो गरीब हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनको उजाड़ने का एक रिवाज सा चला हुआ है। एक छोटी सी 4 लाइनें मुझे याद आ रही थी अभी। एक किसी शायर ने एक गजल लिखी है, ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। साथियों, ये हल्द्वानी में जो बनभूलपुरा बस्ती उजाड़ी जा रही है, ये वो लोग हैं जो कि इस देश का निर्माण करते हैं, इस देश को बनाते हैं। एक ईंट से ऊपर ईंट रख करके बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, तमाम सुख सुविधा के सामान बनाते हैं, लोगों के आराम करने के लिए घर बनाते हैं, तमाम सुख सुविधा की चीजें पैदा करते हैं। और आज जब हम बात करते हैं तो उनके जो एक सामान्य सी एक छोटा सा घर, किसी तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई करके इकट्ठा करके वो एक घर बनाया, वो भी उनका उजाड़ा जा रहा है। और जो न्याय के लिए स्थापित अदालतें और तमाम सारी चीजें होती हैं, उनका ये बयान आता है कि पहले सड़क पर आ जाओ, उसके बाद देखेंगे तुम्हारे रहने का क्या होगा। तो अब हम खुद समझ सकते हैं कि ऐसे में सरकार और इनके सारे अमले की गरीबों के प्रति क्या संवेदनाएं बसती हैं। दोस्तों,
पिछले कई समय से क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन हल्द्वानी के साथी इस पूरे मसले पर आरटीआई लगा करके तमाम जानकारियां जुटाने में लगे रहे। इस जानकारी जुटाने के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि जिस जमीन को रेलवे का नाम दे करके वहां से गरीबों को हटाने की बात की जा रही है, असल में वो जमीन का मालिकाना रेलवे के पास है ही नहीं। और रेलवे जितना इस बात को कह रहा है कि हमारी जमीन, और जब उनसे कहा कि आप इस कड़कड़ाती हुई ठंड में जो 50,000 लोग, उनमें छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्कूल पढ़ते हुए बच्चे, बीमार लोग और जो बूढ़े बुजुर्ग जिनकी संख्या हजारों में है, उनके सर से इस कड़कड़ाती ठंड में जब वो एक घर का साया है वो उठ रहा है और वो कहाँ जाएंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस दर्द को हम उस बनपुरपुरा के अंदर में जाकर के देख सकते हैं साथी। ये दर्द यहीं पर जो खत्म नहीं होता है, इस हिंदुस्तान के अंदर में, इस भाजपा राज में अगर दलित होने का दर्द क्या होता है, अगर इसको देखना है तो हम हाथरस में उस पीड़ित विद्या के परिवार से जिसकी लाश को इन्होंने, दुष्कर्म पीड़िता की लाश को पुलिस प्रशासन के द्वारा आधी रात को जलाया गया, उसके परिवार को विश्वास में लिए बिना उसके परिवार को देखें और उस परिवार को कितना कम किया गया, न्याय से वंचित किया गया, हम हाथ में जा सकते हैं। इस भाजपा राज पर उत्तराखंड और भारत में महिला होने का दर्द, एक गरीब परिवार की लड़की होने का दर्द क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो हम इस उत्तराखंड के अंकिता भंडारी के परिवार से मिलने के लिए चले जाएं। उस विद्या के साथ में जिस तरीके से इस भाजपा से जुड़े हुए इसके दर्जा राज्य मंत्री के बेटे ने कुकर्म किया और उसके साथ में जो उनकी हत्या कर दी गई थी साथियों, जिस पर पूरा उत्तराखंड उठ खड़ा हुआ, तो हम इस चीज को देख सकते हैं। अगर हम देखें कि भाजपा राज में मजदूर होने का दर्द क्या होता है, यहाँ हम माइक्रोमैक्स कंपनी के 4 साल से संघर्षरत मजदूरों को देख सकते हैं, इंद्राज कंपनी के लंबे चौड़े आंदोलन को देख सकते हैं। तो साथियों, इस भाजपा के राज में हर भोगे वालों का होने का दर्द क्या हो सकता है, जिस रूप में इनको जो हमेशा जो पुलिस के जट पड़ते रहते हैं, उजाड़े जाते हैं, इनके दर्द को हम समझ सकते हैं साथियों। और इस हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग देखें, चंद मुसीबत पूंजी बच्चों के अलावा सब लोगों के जो है आफत आई हुई है साथियों। और इसी क्रम में आज ये सामाजिक संगठनों के लोग जो कि हर समय हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ पहुंच खड़े होते हैं, वो मजदूरों पर अत्याचार हो रहा हो या फिर किसानों पर अत्याचार हो रहा हो, तो महिलाओं पर जुल्म अत्याचार हो रहा हो, या फिर साथियों हमारे बीच में हिंदू तो मुसलमान के नाम पर नफरतों को बो रहे थे, के बीच बो रहे थे। जहाँ एक तरफ काकोरी के शहीदों ने अंग्रेजों का खजाना लूटा, हथियार खरीदने के लिए, क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जो काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेजों का खजाना लूटा था और उसमें अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, ये जो दिसंबर का महीना भी बीता साथियों, 17 दिसंबर और 19 दिसंबर को उनको फांसी लगी थी। और ये एक मिसाल है और हम भी उसी मिसाल के वारिस हैं, उसी परंपरा के वारिस हैं। तो इसलिए ये शासन प्रशासन जब चेताने आए हैं, ये न समझे इस बात को कि हिंदू मुसलमान के दंगों में, कि आग में और उसमें जो आंदोलन में वो बंदूकपुरा के लोगों पर अत्याचार करने जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी नजरें हैं, हम लोग रुद्रपुर में जरूर हैं और तमाम सारे लोग उत्तराखंड और भारत के अलग अलग हिस्सों में जरूर हैं, लेकिन वो तुम्हारी कुकर्मों को बंदूकपुरा के अंदर में देख रहे हैं। और इस बात को लेकर के जनता एकजुट हो रही है और न सिर्फ भारत के अलग अलग हिस्सों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी आवाज उठ रही है बंदूकपुरा के लोगों के पक्ष में। तो इसलिए हमारा ये उपवास है कि साथियों, हमने एक छोटा सा त्याग किया, हमने आज सांकेतिक उपवास किया उन पीड़ित जनता के पक्ष में, और आगे भी अगर वो पीड़ित जनता पर जुल्म अत्याचार हुआ तो हम इस बात के रूप में यहाँ पे बैठे हैं और इस ठंड में हम लोग यहाँ पे बैठे रहे कि हम और यहाँ के मेहनत का संगठनों के प्रतिनिधि हैं, हम उस पीड़ित जनता के पक्ष में खड़े हैं और हमेशा वो खड़े रहेंगे। और इसलिए सरकार को चेताने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि
सरकार वो जो है अनर्थ न करे, 50,000 की आबादी को जो है न उजाड़े। तो इस रूप में साथियों आज जरूरत बनती है रुद्रपुर के भी जितने साथी हैं, जितने दुकानदार हैं, व्यापारी भाई हैं, फल ठोके वाले हैं, रिक्शे टांगे वाले हैं, स्कूल के जितने भी मजदूर हैं, देखिए साथियों इस सरकार की साजिश को एक तरफ से साजिश हमको आपस में लड़ाती है, जबकि उमर खालिद को उन्होंने राजद्रोह का मामला लगा करके जेल में डाला। तब ये टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में उमर खालिद को जो है जो कहते थे, जो कन्हैया कुमार से लेकर के तमाम सारे लोगों को कहते थे, लेकिन आज उसी कोर्ट ने उमर खालिद को बाइज्जत बरी कर दिया। हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा RSS वालों से, हम पूछना चाहते हैं इन अत्याचारी लोगों से कि उनके वो बदनामी का हिसाब तुम कैसे दोगे जो उतने लंबे समय